हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर क्लास 9 का मेरे प्यारे बच्चों अंतिम पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट है। ये आपका लास्ट लेक्चर हो सकता है, चौथा लेक्चर है आपके क्लास 9 चैप्टर 3। जी हाँ, परमाणु तथा अणु से आपका है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका चैप्टर है। और इसमें हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको लिखना ना पड़े मेरे प्यारे बच्चों। ये लिख लेंगे आपका पूरा पूरा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कल के टॉपिक में परिवर्तित संयोजकता के बारे में मेरे प्यारे बच्चों पढ़ चुके थे। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट देखे परिवर्तित संयोजकता के, देखिए जैसा मैंने एक नोट पॉइंट में लिखे आया है यहाँ पे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ से वॉच करके मेरे प्यारे बच्चों एक नोट्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे है, कम संयोजकता वाले यौगिक के नाम के अंत में अस लगाते हैं तथा अधिक संयोजकता वाले यौगिक के अंत में इक लगाते हैं, और उसका लगाकर हम लोग उस यौगिक का नाम देते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे परिवर्तित संयोजकता, जब समान तत्व की एक से अधिक संयोजकता होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तित संयोजकता का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखे थे हम लोग आयरन की संयोजकता कितनी होती है, 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों एक याद रखना, जिसकी कम संयोजकता होगी उसको अस लगाएंगे, जिसकी अधिक संयोजकता होगी उसको इक लगाते हैं। देखिए जैसे कि FeCl2 में Fe, ये Fe है, ई है, बड़ा हो गया है, इसको ई बना लेते तो ज़्यादा बेटर रहता है। FeCl2 में देखें तो FeCl2 में Fe की आयरन संयोजकता कितनी, 2 है, इसलिए हमने रख दिया फेरस क्लोराइड। लेकिन FeCl3 में देखेंगे तो हमारी आयरन संयोजकता कितनी है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन है यानी कि 2 संयोजकता हुई Fe की, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है यानी कि Fe की 3 संयोजकता हुई। तो जब यहाँ पे 2 संयोजकता हुई तो इसको फेरस क्लोराइड कर दिए, जब यहाँ पे 3 संयोजकता हुई तो इसे हम लोग फेरिक क्लोराइड का नाम दे दिए। ओके, अब आता है मेरे प्यारे बच्चों आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास। ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का जो आणविक द्रव्यमान होता है उसमें जितने भी उसके संगठक परमाणु, मतलब जितने भी परमाणु जुड़े रहेंगे उनके द्रव्यमानों का क्या करेंगे, योग करेंगे, और वही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होता है वो इकाई होता है। इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। यानी कि आणविक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, और इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे एक प्यारा सा उदाहरण लेके आए हैं। उदाहरण में मैंने क्या लिया है, पहला H2O को लिया है। तो जल में इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे यानी कि परमाणुक द्रव्यमान निकालेंगे, तो जल में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तथा एक ऑक्सीजन परमाणु होती हैं, यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, तो जितना हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1, तो 2 गुणते 1। अब क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बीच में कुछ नहीं, तो हम लोग क्या लगा दिए, धन। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, 1 लिख दिए, और फिर इनटू। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 16 होता है। कितना होता है, 16, परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो 2 हाइड्रोजन और एक हमारा हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु भार है, हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, तो 2 1 का 2, और ऑक्सीजन अकेला 1 है, परमाणु भार 16 है, तो 16 1 का 16, और 2 16 कितना हो जाएगा, 18, और हमारा परमाणु मॉलिक्यूलर मास यानी परमाणु द्रव्यमान का मेरे प्यारे बच्चों मात्रा क्या होता है, यूनिट, यानी कि 18 यूनिट हो जाएगा। इसी प्रकार अमोनिया में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमोनिया। अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है, इसमें नाइट्रोजन के एक परमाणु तथा हाइड्रोजन के 3 परमाणु उपस्थित हैं। इसमें नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें नाइट्रोजन परमाणु 1 है और हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3 है। तो नाइट्रोजन 1 है तो 1 लिखेंगे। अब नाइट्रोजन का
परमाणु क्रमांक तो 7 होता है, लेकिन परमाणु भार क्या होता है 14 होता है, 7 दूनी 14, तो 1 × 14 हो गया। फिर इन दोनों के बीच में जोड़ेंगे धन, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो 3 लिख दिए। अब हाइड्रोजन परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1 = 3 और 14 × 1 = 14, 3 × 1 = 3 और 14 × 3 = 17 यूनिट। और यही क्या है मेरे प्यारे बच्चों इसका परमाणुवीय भार। समझ में आया? और हाँ मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करना है, कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करना है आपको, जो रिलेटेड हो कक्षा 9 का मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर करिएगा। पूरा पूरा आपको नोट्स आपको हम अपने यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री प्रोवाइड कर देंगे, आपको कहीं पर कुछ भी मांगने की किसी से कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला है मोल अवधारणा, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। ये मोल अवधारणा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक मोल। एक मोल क्या होता है, तो एक मोल वह संख्या है जो कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12, कार्बन 12 का नाम सुने हैं, कार्बन 14 होता है, तो कार्बन ही जो कार्बन होता है, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो कार्बन ही है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों, यानी कि अब वो कण है क्या है उपस्थित कणों, यानी कि कण में क्या क्या रहेंगे, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है या फिर अणु हो सकता है, की संख्या के बराबर होता है। तो एक मोल की परिभाषा क्या हुई, एक मोल वह संख्या जो कार्बन 12 के 12 ग्राम, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों, परमाणु, आयन, अणु की संख्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बराबर होता है। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में हमारे कितने अणु होते हैं, कण होते हैं 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने होते हैं 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। और कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या को क्या कहते हैं, मोल, एक मोल कहते हैं। तो होता है एक मोल बराबर क्या हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकता है या फिर कण भी इसका नाम मेरे प्यारे बच्चों दे सकते हैं। ओके, चलिए अब एक मोल की एग्जैक्ट परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाता है। तो दूसरी परिभाषा आप लोग क्या, इसको तो हम दूसरी परिभाषा भी बोल सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.023 × 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन उपस्थित होते हैं, परमाणु का एक द्रव्यमान एक मोल कहलाता है। ओके, और 6.023 × 10⁻23 को ही अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23। मोलिक संख्या निकालना है तो कणों की संख्या बटे 6.023 × 10⁻23 रखेंगे, आ जाएगा। अब हम लोग अवोगाद्रो संख्या की परिभाषा क्या होती है चलिए देख लेते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणु, परमाणु, आयनों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे हम लोग Na से प्रदर्शित करते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित अणु, परमाणु, आयनों की संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। एक मोलर द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी पदार्थ के जो एक मोल का द्रव्यमान होता है वही उसका हमारा क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान को हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है मेरे प्यारे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे कि परमाणु के लिए अगर मौलिक संख्या निकालें तो परमाणु के लिए मौलिक संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु का भार ग्राम में, परमाणु भार ग्राम में बटे परमाणु का भार। ठीक है, यानी परमाणु के मौलिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम में इसका भार, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं परमाणु का भार, परमाणु का भार ग्राम में, परमाणु का भार ग्राम में बटे परमाणु भार। और यहाँ पे अणु की मौलिक संख्या बराबर, यानी कि अणु का भार, अणु का भार ग्राम में बटे अणु भार, इसको चाहे जो नाम दे, चाहे ग्राम में इसका भार, चाहे परमाणु का भार ग्राम में बटे परमाणु भार, या अणु का भार ग्राम में बटे अणु भार, कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आयन के लिए देखें तो आयन की मौलिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी, आयन की मात्रा ग्राम में या फिर ग्राम में इसका भार बटे आयन का भार। ठीक है, अब आता है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशत संगठन। ये प्रतिशत संगठन क्या होता है, तो यह तत्व के द्रव्यमान को यौगिक के
कुल द्रव्यमान द्वारा भाजित करके 100 से गुणा करने पर प्रतिशत संघटन प्राप्त होता है। तो प्रतिशत संघटन क्या होता है? यह तत्व के द्रव्यमानों को यौगिक की कुल द्रव्यमान द्वारा विभाजित करते हैं, उसको बांटते हैं और फिर 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्रतिशत संघटन प्राप्त होता है। यानी तत्व का प्रतिशत संघटन बराबर क्या हो जाएगा? तत्व का अंश, तत्व का छोटा सा भाग बटे यौगिक का कुल द्रव्यमान गुणित 100। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग चौथे चैप्टर की ओर चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और हाँ, पूरा वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके वॉच कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।